Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एनटीपीसी का 14th लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। जो लोग भी अभी पिछले के 13 लेक्चर को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाएं और ये सारे लेक्चर को देख लें। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जो भी पिछला लेक्चर आप लोग के लिए कराया गया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जो भी आपका एग्जाम आने वाला रहेगा, जैसे आप एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया, तो अगर जो आप उस लेक्चर को देखते हो तो उस लेक्चर के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हो उस लेक्चर के माध्यम से। तो जाएं और प्लीज़ देखें। पिछले जो भी सीरीज़ आया था, पिछले आपका 1 से लेकर 13 तक आया है ना, उसमें लगभग आपका 10 से 11 तक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपका उत्साह में कमी दिख रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी दुखद सीन क्रिएट कर सकता है। तो भाई अभी समय है, आप लोग के पास बस समय है, अच्छी तरीके से अपना समय को यूटिलाइज करें और जो भी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो देखिए। और वो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो इसे आप इग्नोर ना करें और प्लीज़ देखें, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होने वाला होता है वो प्रीवियस ईयर से बेस्ड होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो पिछले साल पूछे, जो भी पहले एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो वो पहले का एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 20% से 30% क्वेश्चन पिछला एग्जाम से ही होता है। तो अगर जो आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, एग्जाम का पैटर्न जानना चाहते हो, तो वो आपको पहले प्रीवियस से क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो जो भी लोग हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो वो जाएं और सारे वीडियोस का लेक्चर को आप लोग देख लें, आप लोग को काफ़ी मदद मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट आता रहता है, जैसे आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन आ रहा है या फिर जो भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग ला रहे हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन का जो वेल है ना, उसको भी दबा देना। ठीक है, उससे क्या आपको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, तब बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में वो व्यक्ति कौन थे जो सबसे पहले विचरण किए थे? तो उस व्यक्ति का नाम अलेक्सी लियोनोव था। ये रसिया देश से संबंधित थे, ये रसिया कंट्री से बिलोंग करते थे और ये 18 मार्च 1965 में, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1965 इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका साल इंपॉर्टेंट है। 1965 में यह कारनामा ये किए थे, इनका ये उपलब्धि हासिल किए थे। इन्होंने वोस्कोडो 2 मिशन के दौरान कैप्सूल से निकलकर 12 मिनट और 8 सेकेंड तक अंतरिक्ष में विचरण किए थे, यानी अंतरिक्ष में वो घूमे थे। कुल 12 मिनट 8 सेकेंड तक घूमे थे। ठीक है, और एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी को निष्पादित करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अब इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और बात है नहीं जो कि मैं डिस्कस करूं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल ड्रग मानव के द्वारा कार्य करता है, यानी जो मेडिकल ड्रग होता है वो मानव में क्या कार्य करता है? तो उसका कार्य होता है शरीर में रोगों के लिए उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रिया को संशोधित करते हुए कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। जो ड्रग होता है यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, आप लोग सबको पता होगा, आप लोग ड्रग लेते होंगे। ड्रग मतलब दवाई, ड्रग का मतलब वो जो बॉलीवुड में चल रहा है ना, रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण और जो भी है सारा अली खान, वो वाला ड्रग नहीं है। ड्रग मतलब मेडिसिन, औषधि जिसको कहते हैं, वो वाला ड्रग। जो ड्रग होता है यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग रोग का निदान करने या उपचार करने के लिए किया जाता है। जो भी आपको किसी बुखार लगता है या कोई भी रोग से आप पीड़ित होते हो तो आप लोग मेडिसिन लेते हो, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के साथ में, और वो केमिकल मटेरियल है, रासायनिक पदार्थ है जो कि आपका रोग को मुक्त करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये शरीर में जो होता है वो केमिकल रिएक्शन करता है जिससे हमारा बॉडी क्योर होता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, जो कि ड्रग का क्या कार्य होता है बॉडी में, उसके बारे में बात था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने हेतु से अधिक गति की आवश्यकता होती है, यानी कितनी गति अधिक आवश्यकता होती है? तो ये 40,270 किलोमीटर पर आवर की गति की आवश्यकता होती है।
क्या होती है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने के लिए, यानी पृथ्वी के जो ये होता है ना, पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए उससे कितना गति का कितना आपका वेलोसिटी का आवश्यकता होता है, तो 40,270 किलोमीटर पर आवर की आवश्यकता होता है। अब ये पलायन वेग क्या होता है ये जान लीजिए। तो किसी वस्तु को पृथ्वी के समान किसी भारी पिंड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। मतलब जैसे आप एक आपका डेली यूज में मैं समझाता हूं कि आप कोई पत्थर ले लो, ठीक है। अब पत्थर को लो और इतने जोर से फेंको, इतने तो पैसेंस हम लोग पास, इतना तो हम लोग पास कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग पलायन वेग को, मतलब आपका ग्रेविटेशन को सरपास कर ले। तो अगर जो कोई पत्थर को, आप एक बहुत बलवान आदमी हो गए, जैसे आपका बली थे, जो बली थे आपका रामायण में थे, बाली थे, वो अगर जो कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो मे भी वो पलायन वेग को क्रॉस करते हैं, ग्रेविटेशन को, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन का है ना उसको सरपास करते। तो ऐसा कोई पत्थर उठाओ, ऐसा फेंको कि वो फिर से पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आ ही ना सके, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को फिर से अंदर आ ही ना सके। तो वही होता है पलायन वेग। वो बिल्कुल, मतलब कोई पत्थर फेंके तो वो फिर पृथ्वी पर नीचे नहीं आना चाहिए, तो वही होता है पलायन वेग। और पलायन वेग का जो लगभग आपका मान होता है वो 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये था आपका पलायन वेग के बारे में बात। आई होप अपने पलायन वेग को समझा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1845 46 और 1848 और 49 के बीच में, मतलब ये प्रथम आंग्ल युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था और द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। ये अंग्रेज सिख द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी और सिख साम्राज्य के मध्य 1840 के दशक में हुए संघर्षों को एक श्रृंखला थी, एक सीरीज थी, जिसमें आपका रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध और संघर्ष ने पंजाब में अराजकता की व्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। मतलब अंग्रेज का तो काम ही था फूट डालो राज करो। तो जब रणजीत सिंह का डेथ हो गया था तब पंजाब में काफी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सिख और डोंगर सरदारों में परस्पर मतभेद और गहरे हो गए थे। वे अपने स्वार्थ और सिद्धि के हत्या षड्यंत्र और कुचक्रों में फंस गए थे। मतलब अपना रूल करना चाह रहा था और अंग्रेज तो फूट डालना चाह रहा था। तो इसके लाभ पंजाब विजय करने के लिए अंग्रेजों ने उठाया। जो ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, ये जब सब सारा हुआ था, उससे इसका लाभ अंग्रेज को काफी मिला था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 46 के बीच में हुआ था और द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। तो ये था प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात, आप लोग समझे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 19 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अफगानिस्तान 19 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब ये राष्ट्रीय जो दिवस है वो 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? उसके पीछे भी तो कुछ रीजन रहा होगा। तो 1919 में अंग्रेज अफगान संधि की स्मृति में, जो अंग्रेज और अफगान का जो संधि हुआ था उसके याद में अफगानिस्तान में प्रति वर्ष 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संधि ने अफगानिस्तान और ब्रिटेन के साथ मध्यपूर्ण तटस्थ संबंधों की स्थापना की थी। तो मतलब अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो हुआ था उसके बीच में तटस्थ संबंधों का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1919 में हुए तीसरे अंग्रेज अफगान युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1921 में अफगानिस्तान की विदेश नीति को प्रभावित करना पूर्ण रूप से छोड़ दिया था। मतलब 1921 में ये लोग अफगानिस्तान में अपना रूल करना छोड़ दिया था, तभी वो 1919 से ही 19 अगस्त को अफगानिस्तान का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने लगे, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। अब चलिए ये बताइए आप, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और ब्रिटिश शासन का अंत करना था। आप लोग सब इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे और आप लोग सब इसका आंसर सही करते हैं, क्योंकि हम लोग जो गुलामी के जंजीर में जकड़ गए थे, एक हम लोग कितना सुखी संपन्न देश थे, पहले हम लोग को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम लोगों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया था, ब्रिटिश शासन आ गया था। हम लोग को कुछ भी काम करना होता था तो उसके अकॉर्डिंग ही करना था। देश मेरा भाई, काम हम कर रहे हैं, देश के निवासी हम हैं और बात आपका माने, ये कहाँ का रूल है? तो इसी सब चीज से निकलने के लिए ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का गतिविधियों का
उद्देश्य था और इसका स्टार्टिंग करने का, इससे निकलने का ये इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बन पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये CO से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कार्बन की मात्रा वाले यौगिक के आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब इसका निर्माण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है आप लोग सबको पता होगा, ओजोन का क्षरण होता है। अगर जो आप लोग जानते हो कि इतना गाड़ी चलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होता है, जिससे आपका ओजोन परत में छेद हो रहा है, जो कि हमारे लिए मतलब ओजोन परत का छेद होगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज उससे आएगा, और अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे बॉडी के लिए होता है वो काफी हार्मफुल होता है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजोइक एसिड के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड के द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन को शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन बेंजोइक एसिड को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक परंपरागत विधि है। और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5 और COOH, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई आपका मतलब ठोस बिना लिक्विड में चेंज हुए आपका गैस में चेंज हो जाए, या फिर कोई गैस लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड में हो जाए। ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन। अब देखिए कि बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बेंजोइक एसिड का यूज होता है तंबाकू में होता है, उसके बाद आपका मेडिसिन में होता है, औषधि में होता है, उसके बाद सबसे मेनली खाद्य पदार्थों के सेफ रखने के लिए होता है। जैसे आप लोग क्या होता है कि बाजार से अचार लाते हो, उसके बाद से आप जूस लाते हो, जूस तो होता है देखिए आपका पैकेट में बंद होता है, चटनी वगैरह होता है, सॉस वगैरह होता है, वो लाते हो। तो वो लोग को सेफ रखने के लिए, वो लोग को लंबे टाइम तक चलने के लिए उसमें बेंजोइक एसिड दिया जाता है, जो कि इससे लंबे समय तक चल सके। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड का यूज आपका खाद्य पदार्थों में भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ये जो नाइट्रोजन है, जो कि पौधे का सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो अब पौधे का सूक्ष्म तत्व कौन कौन होता है और सूक्ष्म तत्व से क्या होता है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक तत्व है जिनका प्रयोग अल्पत्य मात्रा में पौधे द्वारा किया जाता है, जो कि पौधे के लिए काफी यूजफुल होता है। कुल 7 महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, जो कि आपका बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, उसके बाद आपका कॉपर हो गया, फिर मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये कुल 7 तत्व है। कुल 7 जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो कि पौधे के लिए काफी इंपॉर्टेंट तत्व, जो कि पौधे को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इन 7 तत्वों से ही पौधे का विकास होता है। ठीक है, जो कि आपका नाइट्रोजन जो है वो एक बृहद पोषक तत्व है, ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। अगर जो इन 7 तत्व का कमी कोई भी रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि पौधे में उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा जिस लेवल का होना चाहिए। ये था आपका 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूपर बेल्ट क्या है? तो क्यूपर बेल्ट बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो बरून की परिक्रमा करता है। क्यूपर बेल्ट को क्यूपर पट्टी भी कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा यानी डिस्क के आकार का, डिस्क जानते हैं ना आप लोग, उसके आकार का एक क्षेत्र है जिसमें बर्फीला पिंड और बौने ग्रह पाए जाते हैं। ड्रॉप प्लांट जानते हैं आप लोग ना, तो वही बर्फीला पिंड और बौने ग्रह पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया प्लूटो हो गया, वो आपका बौना ग्रह और यह बर्फीला ग्रह है। ठीक है, होमियो हो गया, मेकमेक हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सभी बरून की कक्षा के बाहर पाए जाते हैं। क्यूपर पट्टी से संबंध रखने वाले अधिकांश पदार्थ जमी हुई मतलब आपका जमे हुए मतलब सॉलिड के फॉर्म में बर्फ की तरह होते हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया और जल। तो ये आपका क्यूपर बेल्ट के बारे में था, जो कि बर्फीला भूमंडलीय पिंड जो कि बरून का परिक्रमा करता है। तो क्यूपर बेल्ट के बारे में आप लोग जान गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, त्रुटिपूर्ण फ़ॉन्ट्स में टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किन बटनों को एक साथ दबाया जाना चाहिए? अगर जो आप कोई चीज लिख रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर ऑन किए और वर्ड पेड ऑन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किए, ठीक है, तो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। अब पैराग्राफ लिखे तो मे बी आपसे भी कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ गलती लिखे होगे, तो आपको अगर जो उस गलती को देखना है कि मैंने कहाँ गलती करा है, तो उसके लिए आपको
कंट्रोल प्लस स्पेस बार टैप करना पड़ेगा। कंट्रोल को और स्पेस बार को दोनों साथ में टैप करोगे तो जो आपने गलती करा है, आपने उस पूरे पैराग्राफ में गलती करा है, वो आपको वहां पे हाईलाइट हो जाएगा नीचे उसके, मतलब आपके नीचे उसका अंडरलाइन रेड से हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार के थ्रू आपका जो भी फॉल्ट आपने इधर जो आप पैराग्राफ में लिखो वो आपको दिख जाता है। तो कौन कौन है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा की थी, और चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त शासक थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद जो ये फाहियान थे वह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है, और जब वो भारत में आए थे तो वो कुछ नगर का आपका यात्रा किए थे, भ्रमण किए थे, जिसमें से आपका हो गया पेशावर उस समय भारत के टेरिटरी था, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशल नगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, गया, बोध गया। ये कुछ नगर था जिसका इन्होंने भ्रमण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो भी चीज घटा था, जो भी चीज हुआ था, तो इनके विवरणों के अनुसार ही होता है। ये इनके द्वारा जो विवरण दिया गया था उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सारा कुछ दिया गया है। ये था आपका 12th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ये मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किया गया था। ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था, जो भारत का राज चिन्ह था, वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया था। जो आपका सारनाथ में जो स्थापित सिंह स्तंभ था ना, उससे ही लिया गया था। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, जो बौद्ध का स्थल था, सारनाथ से अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया गया था। ये मतलब आपका सारनाथ में बौद्ध स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया गया था। इस राज चिन्ह को मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 एशियाई सिंह की आकृति बनी हुई थी, एवं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में था। एक आगे था, एक पीछे था, एक दाएं था, एक बाएं था, एवं नीचे में इसका हाथी, घोड़ा और सांड का चित्र बना हुआ, मतलब आपका आकृति है। 4 जानवरों का आकृति है, एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह। सिंह आपका चारों ओर है, एक दूसरे के विपरीत में है, और बाकी नीचे में हाथी, घोड़ा और सांड है। तो ये था आपका लायन कैपिटल के बारे में बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो यकृत में जो कैल्शियम का जो एफिशिएंसी होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है, आपको सबको पता होगा। यह जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब ब्लड में जो कैल्शियम का जो मात्रा होता है उसको एक कंट्रोल करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है इसकी वजह से मतलब जो आंत होता है, ह्यूमन का आंत होता है, उसमें जो भोज्य कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए क्षमता होता है, और उसकी क्षमता को वो बढ़ाती है। मतलब कैल्शियम के मतलब आपका पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू ही कि जो भोज्य पदार्थों में कैल्शियम का मात्रा होता है उसको अवशोषित करने का क्षमता को ये बढ़ाता है। तो ये था आपका पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, जो कि यकृत में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है को परिवर्तित करने वाले सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये विद्युत जनरेटर में किया जाता है, और ये विद्युत जनरेटर जो होता है जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरक वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एवं जो ये प्रक्रिया होता है, जो ये सिस्टम होता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह जो क्रिया होता है वो विद्युत जनरेटर में देखी जा सकती है, और इसे डायनमो भी कहा जाता है। डायनमो देखते हो ना, तो वो जो डायनमो होता है उसका कार्य होता है यह यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और यांत्रिकी ऊर्जा का प्रयोग संवाहक को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है। जो घूमता है उससे क्या होता है कि जिसके वजह से आपका विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो ये विद्युत जनरेटर के बारे में बात था। 16 क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बाहुबली की मूर्ति, ये बाहुबली वो आपका बाहुबली मूवी वाले बाहुबली नहीं है, प्रभास नहीं है। ये जो बाहुबली की मूर्ति जो होती है वो जैनियों के धार्मिक गुरु का है। जो जैन का जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, उनका मूर्ति के बारे में है। तो वो उनका और किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोमेश्वर की मूर्ति के नाम से
जाना जाता है। ये जो गोमेश्वर की मूर्ति है वो 57 फीट की ऊंची मूर्ति है, आप लोग सबको पता होगा। ये कहाँ है? ये आपका विंध्यगिरी पहाड़ी के श्रवणबेलगोला में है। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। यह जैन देवता बाहुबली को समर्पित है। जो जो बाहुबली थे वो कौन थे? वो आदिनाथ। आदिनाथ कौन थे? वो प्रथम जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। सबसे पहले देखिए, बाहुबली कौन थे? वो आदिनाथ के पुत्र थे। और आदिनाथ कौन थे? वो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे एवं भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई थे। कौन? बाहुबली। ठीक है। इस मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने 10वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है। ये जो आपका जो मूर्ति का स्थापना हुआ था, इसका स्थापना आपका गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के द्वारा 10वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ये था आपका भगवान बाहुबली का मूर्ति, जिसको गुमेश्वरम मूर्ति से भी जानते हैं, जो कि आपका श्रवणबेलगोला में है। और ये जो है वो आपका बाहुबली को समर्पित है, जो कि आपके आदिनाथ के प्रथम पुत्र थे, मतलब प्रथम पुत्र नहीं, मतलब पुत्र थे। ठीक है। ये था आपका 16 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगल डबल्स, यानी युगल मतलब डबल्स ही होता है, युगल का इंग्लिश नेम डबल्स होता है। मैचों के लिए लॉन टेनिस कोर्ट का परिमाप कितना होता है? तो इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर, इसका लंबाई और चौड़ाई 78 इंटू 36 फुट होता है। लेकिन वही सिंगल के लिए 78 इंटू 27 होता है। एवं आपका सर्विस लाइन का नेट से जो डिस्टेंस होता है वो 21 फीट होता है। और कोर्ट का परिमाप, ये जो कोर्ट का परिमाप होता है कैसे किया जाता है? वो अपने मन से कोई करेगा नहीं। तो ये कोर्ट का परिमाप जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा निर्धारित और नियंत्रित किए जाते हैं। यह संघ एक प्रशासनिक संस्था है तथा इसे वार्षिक दस्तावेज रूल्स ऑफ टेनिस के नाम से भी जारी किया जाता है। ये था आपका लॉन टेनिस का कोर्ट का परिमाप, जो कि डबल्स का था 78 इंटू 36 और सिंगल का 78 इंटू 27। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो नौकायान से संबंधित है। और वेलिंगटन ट्रॉफी जो है, इसके प्रतिभागी नौका दौड़ में एक दूसरे के विरुद्ध शामिल होते हैं, जो कि किसी नदी, झील अथवा समुद्र में उस खेल के प्रकार तथा उसकी प्रकृति के अनुसार आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें नौका को पतवार के माध्यम से दौड़ाया जाता है। ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आता है। आपके पास पतवार रहेगा, उस पतवार को खेप के कितना आपके पास इफिशियंसी है, उससे ये नौकायान गेम होता है, जो कि वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से संबंधित है। आपका था 18 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC में वर्ष 2100 तक तापमान की वृद्धि को कितने नीचे रखने का निर्णय लिया गया है? ये हाल ही में अभी का नहीं है, ये आपका हाल ही में 2016 का है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2016 क्वेश्चन है, 2016 का एनटीपीसी क्वेश्चन है, तो वो उसका हाल ही में है। लेकिन 2100 तक तापमान को वृद्धि से को नियंत्रित करने का, जो नीचे करने का फैसला लिया गया, तो ये 2100 ईस्वी तक का है। इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कराया हूँ। ठीक है, वो पिछला जो आपका 2016 का करंट अफेयर्स है उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं। जो भी अभी का करंट अफेयर्स है वो तो आपके लिए मैं करा ही रहा हूँ, डेली का आपका करंट अफेयर्स हो ही रहा है। उसके बाद आपको संडे को पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स लाया जा ही रहा है, हर मतलब आपका हर माह का। ऐसे अभी जुलाई तक हो गया, जून तक हो गया, उसके बाद अगला होगा, उसके बाद अगला होगा, तो मतलब आपका 6 मंथ तक हम लोग कराने का मोटो है। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2100 वर्ष तक तापमान वृद्धि को नीचे रखने के लिए, मतलब सन 2100 तक, ठीक है, कितना नीचे रखने का ये निर्णय लिया गया है? तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने का ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2015 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस में संपन्न हुआ था। ठीक है, और इस बैठक के निर्णय लिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु 2100 ईस्वी तक तापमान वृद्धि दर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किया जाए तथा आगे ऐसे प्रयास किए जाए कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, जो कि पूर्व औद्योगिक काल से ज्यादा है। पेरिस समझौता एक ऐसा, अब पेरिस समझौता बात आ गया तो ये क्या है वो जान लीजिए। तो पेरिस समझौता एक ऐसा पहल है जो सभी राष्ट्रों को उसके ऐतिहासिक वर्तमान तथा भविष्य के लिए एक सामूहिक दायित्व तय करता है। ठीक है, किसको क्या, कितना आपका मतलब कितना पॉल्यूशन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पेरिस समझौता में सारा कुछ रखा जाता है, जिससे आपका देश, आपका वर्ल्ड
सेफ रह सके और आपका सब लोग अच्छे से रह सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 3 कथन है जो कि असत्य है, एक कथन कौन सत्य है उसको आपको खोजना है। तो पहला ऑप्शन है, सामान्यतः बीज बोने से पूर्व खाद डाली जाती है। जो भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कि जिनके पिताजी फार्मर है, जिनके पास खेत है, जो कि गांव से संबंधित है, उन्हें ये चीज से काफी अच्छी तरीके से वो अवगत होंगे। उन्हें पता होगा कि जब भी कोई बीज बोया जाता है तो उसके पहले क्या किया जाता है, खाद दिया जाता है। और खाद कैसा होता है, तो खाद एक जैविक खाद होता है, मतलब जैविक खाद होता है। और जैविक खाद क्या होता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से बनता है। जैसे आपका क्या होता है, आपका घर में आप लोग जानवर रखते होंगे, तो जानवर क्या करता है, जो जानवर का गोबर होता है उससे भी आपका खाद बनता है। अगर जो आप वो गोबर को भी अपना खेत में देते हो तो वो आपके मतलब फसल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो जो जैविक खाद होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से अपघटन से बनता है। आजकल क्या होता है, आजकल जो अभी होता है, जो आपका जब धान का कटाई होता है तो वो बड़े बड़े मशीनों के द्वारा होता है। तो जो धान का जो भी कटाई हुआ या गेहूं का कटाई हुआ, तो गेहूं का कटा हुआ तो गेहूं का जो बाल होता है वो रख लिया जाता है। बाकी जो नीचे आपका जो भी उसका डांट होता है, उसको क्या कहते हो, मैं तो नहीं अपना डांट में ही कह सकता, डांट ही बोल सकता हूँ। तो वो डांट को वो खेत में छोड़ा जाता है और खेत में उसी चीज़ को जला दिया जाता है। और जलाने से वो चीज़ खेत में रह जाएगा और वो खेत में फर्टिलाइजर का काम भी करता है। हालांकि इसका एक और भी कौन्स है, कुछ प्रोज है तो कुछ कौन्स भी है। तो कौन्स क्या है कि जब इसको खेत में जलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण भी होता है, और जिससे आपको जानते होंगे कि दिल्ली में स्मॉग का कंडीशन क्रिएट होता है। तो ये जो जैविक खाद के बारे में बात था, मैं मुद्दा से भटक रहा हूं, मुद्दा से भटकना नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। इसे पराया बीजारोपण यानी बीज को रोपने के पहले मिट्टी में मिलाया जाता है। ये 3 तरह के जैविक खाद का इस्तेमाल होते हैं, जो कि फसलों के अपशिष्ट, हरी जैविक खाद और कंपोस्ट मतलब खाद जो आप लाते, यूरिया लाते हो, वही सब। मुझे एक खाद का नाम पता है यूरिया, और मुझे और का पता नहीं है, डीएपी भी एक होता है। तो वो खाद को 3 टाइप का खाद होता है। एक तो फसल का अपशिष्ट, जो फसल का निचली भाग हुआ, जो कि फसल का कोई काम का चीज था वो निकाल लिए, जो बेकार का चीज जिसको जो जानवर खाता है या फिर उसको आपको खेत में छोड़ देना पड़ता है, फसल का अपशिष्ट हो गया, हरी जैविक खाद हो गया, और कंपोस्ट होता है। तो जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होती है, मिट्टी भी अच्छा होता है, और मिट्टी की जल ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में जो जल को अवशोषण करने का क्षमता उससे बढ़ता है, और मिट्टी में छिद्रयुक्त हो जाती है। जब मिट्टी छिद्रयुक्त होगा तब तो उसमें वाटर अफसोस करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, चलिए कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाला एक छोटा शहर कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रयोग करता है। तो वो उसका क्या नाम है, तो कैन जो है वो सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाला एक छोटा सा शहर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए प्रयोग करता है। ये जो कैन का होता है उसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि एक कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को आपसी समायोजन को बनाता है, मतलब आपस से एक दूसरे को जोड़ता है। यह एक सीमित भूभाग के लिए उपयोगी है, मतलब एक लिमिटेड एरिया के लिए उपयोगी है। इसमें 2 या 2 से अधिक लैन एक साथ जुड़ जा सकते हैं, लेकिन यह जो है वो कॉलेज के प्रांगण, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ऑफिस बिल्डिंग अथवा सैनिक छावनी जैसे सीमित भूभाग तक ही सीमित हो सकता है। हालांकि कैन को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी, नेटवर्क में भी तौर पे देखा जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से यह सीमित क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी होता है। तो ये आपका कैन के बारे में था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के 2 रिएक्टर विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो सबसे पहले कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। मैं जितना सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप लोग बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, तो आप लोग से भाई करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भैया आप लोग आंसर दीजिए, बहन जी आप लोग आंसर दीजिए। आपको एग्जाम में जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें काफी मदद होगी वो सब आंसर को देने से। ऐसे आगे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में जब क्वेश्चन में आपसे पूछा तो एग्जाम में पूछ देगा कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है। तो अगर जो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे लिए तो आपका वो तो पहले आपको पता है, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाता है तो आप एग्जाम में गलती करने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो भैया रिक्वेस्ट करते हैं कि आंसर दीजिए, आपका ही फायदा है इसमें।
आप अगर जो कमेंट में आंसर देते हैं उससे हम मोटिवेट भी होते हैं, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के 2 रिएक्टरों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो ये 2000 मेगावाट इसका विद्युत का उत्पादन क्षमता है, जो कि 2013 में ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र का आपका स्टेब्लिश किया गया था। इसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट है। प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करना है। यहाँ पे 2 है तो आपका 2000 मेगावाट हो गया। उसके बाद से ये जो कहाँ है उसका आंसर आप लोग खुद देना है, तो इसमें कुछ ज्यादा जानना है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है? तो आपको सब पता होगा, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पढ़ना होता है कि एंथ्रोपोलॉजी को आपका मानव विज्ञान के अध्ययन के बारे में जाना जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आपको मतलब मिला होगा OWS में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो जो मानव विज्ञान का अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के ही थ्रू होता है। मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव तथा मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत संपूर्ण मानव इतिहास, मानव के सामाजिक संस्थाओं तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक रूप से विश्व के सीमांत क्षेत्रों में रह रहे लोगों का अध्ययन भी शामिल है। यह था आपका एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में घटित होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ घटित होता है? तो ये राइबोसोम में घटित होता है। चलिए आप लोग ये बताइए कि किस पौधे के, मतलब कौन से फसल के जड़ में राइबोसोम पाया जाता है? मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोगों को आंसर देना है कि कौन से फसल के जड़ में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राइबोसोम जो है वो एक जटिल आणविक मशीन की तरह है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है तथा यही जैविक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम कोशिका द्रव के भीतर तैरते हुए अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ संबंध पाए जा सकते हैं। ये था आपका राइबोसोम के बारे में। और राइबोसोम का खोज जॉर्ज पेल्ड ने किया था, JORGE और PELED। ये जॉर्ज पेल्ड के द्वारा आपका राइबोसोम का खोज किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मेक्सिको सरकार द्वारा अनुमोदित विश्व के पहले डेंगू फीवर वैक्सीन का नाम क्या था? ये है नहीं, ये है तब जब आपका 2016 का NTPC का एग्जाम हुआ था तब, लेकिन अभी के लिए ये था हो गया। उस समय डेंगू कुछ ज़्यादा ही अपना इफेक्ट में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल सके, क्योंकि अभी आप उससे लिंक कर लीजिए कोरोना, उसमें डेंगू चल रहा था, अभी कोरोना चल रहा है, तो उससे जो भी वैक्सीन पहले आ रहा है तो वो लोग आप उससे लिंक कर लीजिएगा। एवं आप लोगों के लिए कोरोना वायरस पे जो भी पूरा ट्रायल हुआ था, कौन सा कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन आ रहा है, सारा चीज़ को एक वीडियो के अंतर्गत लाया गया आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिए। आपको जो भी आने वाले एग्जाम में होंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तथ्य से, तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो वो सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जाइए और देखिए जरूर, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, ये था आपका मेक्सिको सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व के पहले डेंगू फीवर का वैक्सीन, जिसका नाम डेंगवैक्सिया था। और ये 2015 में मेक्सिको सरकार ने डेंगवैक्सिया टीके को बेचने के लिए अनुमति प्रदान की थी। विश्व का यह एक ऐसा पहला टीका था जिसको डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, डेंगवैक्सिया एक जीवित विषाणु टीका है जिसमें आनुवांशिक रूप से कमजोर बनाए गए पित्त ज्वर विषाणु का निर्माण किया जाता था तथा यह डेंगू विषाणु से प्रोटीन उत्पन्न करने और शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का क्षमता को बढ़ाता था। ठीक है, और ये जो आपका डेंगवैक्सिया था इसको बनाया था फ्रांसीसी दवा कंपनी सनोफी ने। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो कि डेंगवैक्सिया के बारे में था, डेंगू फीवर का वैक्सीन के बारे में था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पाइपलाइनों के निरीक्षण के लिए सैटेलाइट पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन डी को गलती से हाईलाइट हो गया, उसको मैं कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर देता हूं जो कि आपको दिख ना सके। तो इसका आंसर है गेल। और जो गेल जो है, गेल का स्पेलिंग गलती है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, मैं गलती करता रहता हूं। आप लोग काम है माफ़ करना, माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, गलती करने वाला छोटा होता है, लेकिन आप माफ़ किसी को कर रहे हो तो वही सबसे बड़ा भगवान के रूप में इंसान के लिए होता है। तो गेल जो होता है, गेल जो है वो एक महारत्न कंपनी है और गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय रिमोटिंग सेंसिंग जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की एक इकाई है, ठीक है, के साथ मिलकर 2015 में
भुवन गिल पोर्टल की शुरुआत की। और भुवन गिल पोर्टल एक भू निगरानी पोर्टल है, ठीक है। अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से इसका उपयोग कर पाइपलाइनों को सुरक्षा की जाएगी। और जो गेल जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक अंतरिक्ष तकनीकी उपयोग के अधिकार पर ROU के अंतर्गत दी गई है, ठीक है, जिसके माध्यम से पाइपलाइनों को देखरेख की जाएगी। तो ये था आपका गेल के बारे में। और इसके जो निरीक्षण सैटेलाइट का पोर्टल लॉन्च किया गया था पाइप के निरीक्षण के लिए, उसके बारे में बात था, जो कि अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। बस गेल है क्या है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इसरो का पार्ट है, वो आपको जानना था, इससे ज़्यादा कुछ और जानना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। ये बांग्लादेश के दिए गए निश्चित क्षेत्रों को हस्तांतरण और भारत द्वारा किए गए क्षेत्रों का अधिग्रहण से संबंधित है। उस समय क्या हुआ था कि आपको कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से लिया गया था। तो ये आपका 100वां संशोधन से संबंधित है। ये जो 100वां संशोधन था वो भारत और बांग्लादेश की सीमा समझौता के रूप में हुआ था। इसके माध्यम से संविधान के प्रथम सूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन किया गया था। अब ये फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या बात है और 100वां संशोधन में क्या क्या बात है वो आप लोग जान लीजिए। तो ये इसके अंतर्गत 1974 के द्विपक्षीय सीमा समझौता के आधार पर दोनों देश विवादित क्षेत्रों को एक दूसरे से बदल सकते हैं तथा एक दूसरे को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। इस समझौते में भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र तथा बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र प्राप्त हुए थे। अब संबंधित परिक्षेत्र दोनों देश के मुख्य भूमि में शामिल है। जो भी परिक्षेत्र इधर उधर हुआ था तो वो अब भारत का जो भी पार्ट हो गया वो भारत का पार्ट हो गया, बांग्लादेश का जो पार्ट था वो बांग्लादेश का पार्ट हो गया। तो ये तो आपका मतलब 100वां संशोधन था, जो कि बांग्लादेश को दिए गए निश्चित क्षेत्रों के हस्तांतरण और भारत के द्वारा किए गए क्षेत्रों का अधिग्रहण से संबंधित है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन किया गया था। ये आपका 27वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, एक ऑप्शन है जो सही है। आप लोग को चयन करना है कि ऑप्शन वो कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारत में झारखंड अवरक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो झारखंड है वहां अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में प्राप्त लगभग 95% अबरक सिर्फ 3 राज्यों से होता है। पहला तो झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा राजस्थान। झारखंड से 60% लगभग होता है, ठीक है। यहां लगभग 150 किलोमीटर लंबे तथा 32 किलोमीटर चौड़े विस्तृत क्षेत्र से अबरक प्राप्त किया जाता है। ज्यादातर क्षेत्र बिहार के गया जिले से लेकर हजारीबाग कोडरमा जिले से स्थित है, ठीक है, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। तो ये था आपका अबरक का उत्पादन वाला राज्य, जो कि सबसे ज्यादा आपका झारखंड है। कितना उत्पादन करता है? 60% अबरक का उत्पादन ये करता है। और पूरे इंडिया में 90% अबरक का उत्पादन 3 राज्य करता है, वो झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान, ठीक है। ये आपका 28वां क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सम्मुख 120 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है तो कितने चित्रों का निर्माण होगा? ये क्वेश्चन आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाएगा, आपको एक फॉर्मूला के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे की तरफ किसी कोण पर रखे गए तथा उनके सामने एक वस्तु रख दी गई, कोई भी वस्तु रखा गया, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, एक फॉर्मूला है जिसका 360 बाई एंगल को मैं ए से लिखता हूं और -1, ठीक है, ये आपका है। तो यहां क्या 120 डिग्री है, तो 360 बाई 120 हो जाएगा, 120 और -1। तो आपका इसको काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 12 3 36 यानी 12 3 जा 36 और 3 - 1 = 2, यानी 2 चित्र का निर्माण होगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा समतल दर्पण के बारे में और बीच में डिग्री दिया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करना। आपका 360 बाई ए और -1, ठीक है, ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे 360 लिखना और जो एंगल दिया गया वो एंगल देना और -1 कर देना। जो होगा काटा पीटी करके उसका आंसर निकाल लेना, जो कि इसका आंसर 2 था, क्योंकि नीचे 120 डिग्री था। 120 डिग्री कारण 12 3 36 3 आ गया और -1 यानी 3 - 1 यानी 2 हो गया। तो ये आपका 29वां क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी किस राज्य में विधान परिषद है?
तो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, गोवा में नहीं है, झारखंड में नहीं है, आपका महाराष्ट्र में आपका विधान परिषद है। ये जान लीजिए कि किस किस राज्यों में विधान परिषद है। तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। पहले कुल 7 राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में था, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में था। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को हटा दिया गया एवं अभी एक आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद को हटाने का बात हो रहा है। हालांकि अभी सेंट्रल का इसमें अप्रूवल नहीं हुआ है। तो अगर जो ये हट जाएगा तो कुल 5 राज्यों में हो जाएगा। कौन कौन में हो जाएगा? बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये कुल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और यारों दोस्तों में शेयर करो। जो भी लोग एनटीपीसी के एक्सपीरियंस है, जो लोग ने भी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करा, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स में जो भी लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि आपको वो लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। तो भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इस लेवल का मेहनत कर रहा हूँ कि अभी मेरा गला से गंदा आवाज़ निकल रहा है, मतलब अच्छी तरीके से आवाज़ नहीं निकल रहा है, गला में पेन हो रहा है। तो भाई आप लोग का फर्ज बनता है कि अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर दो, ताकि मैं आपके इस मेहनत से काफ़ी मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और ला सकूं। तो विशेष कहना नहीं है, विशेष आप लोगों को करना है। और करना क्या है? आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, लोगों में कमेंट करना है, लाइक करना है और अपना सेहत का ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से रहना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को एनटीपीसी के अगले सीरीज के साथ में।